मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग में अपन ने कई डिजीज इसमें पढ़े। पिछले क्लास में अपन ने जो डिजीज पढ़ा था वो एक्टिनोबैसिलोसिस, कौन सा एक्टिनोबैसिलोसिस डिजीज के बारे में पढ़ा था। इसमें दो डिजीज है, एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस। इनका लगभग सभी चीजें समान है, इसमें केवल इन्फेक्टिव करने वाला जो ऑर्गन है वो अलग अलग होगा। जैसे कि एक्टिनोबैसिलोसिस किसको अफेक्ट करता है, ये जीभ को अफेक्ट करता है। दोनों में ट्रीटमेंट भी सेम ही है, लक्षण है जो वो भी लगभग दोनों में सेम ही है। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल वो भी सेम ही है, और जो लक्षण जो आते हैं वो भी लगभग दोनों डिजीज के सेम ही आते हैं। सिर्फ इसमें अंतर पैथोलॉजी का अंतर है कि ये जो डिजीज है एक्टिनोबैसिलोसिस कौन से अंग को प्रभावित करता है, एक्टिनोमाइकोसिस कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो एक्टिनोबैसिलोसिस जो है वो जीभ को प्रभावित करता है, एक्टिनोमाइकोसिस किसको प्रभावित करता है, एक्टिनोमाइकोसिस करता है जबड़े को प्रभावित, ये जबड़े को प्रभावित करता है। जबड़े को प्रभावित करती है इसको, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है, लंपी जा। और ये जीभ को प्रभावित करता है, एक्टिनोबैसिलोसिस जीभ को प्रभावित करता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, वुडन टंग। ये हो गया। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, एक्टिनोमाइकोसिस पहले पढ़ लिया था, पिछली क्लास में अपन ने एक्टिनोबैसिलोसिस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज दूसरा नया डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस नया डिजीज पढ़ते हैं। यह एक जीवाणु जनित रोग है जो कि एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज भी है। जूनोटिक डिजीज मतलब, जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो पशु से मानव में भी जा सकते हैं, या अगर मानव में ये रोग है तो वो पशु के संपर्क में आने के बाद वो डिजीज जो है पशु में भी जा सकता है। मानव से पशु में या पशु से मानव में संक्रमित होने वाला जो डिजीज है उसको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। तो लेप्टोस्पायरोसिस जो डिजीज है वो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके ये लगभग सभी प्राणियों में हो सकता है, लगभग सभी प्राणियों में ये हो सकता है, लगभग सभी प्राणियों में हो सकता है। इसके अगर लक्षणों की बात करें, इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं पशु के अंदर, तो फीवर आ सकता है, रक्त की कमी, एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब एनीमिया जो होता है, एनीमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर आरबीसी की कमी या रक्त की कमी, या अपन ऐसे बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी। तो इन स्थितियों को क्या बोला जाता है, एनीमिया। अब ये रक्त की कमी किस प्रकार करता है, आरबीसी की कमी किस प्रकार करता है, ये अपन कैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है उस शरीर में किस प्रकार करता है, उस चीज़ के बारे में अपन आगे देखेंगे। ये अपनी मुख्य लक्षणों की अगर बात कर रहे हैं, लेप्टोस्पायरोसिस का मुख्य लक्षण फीवर आना, एनीमिया होना, मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन आना, मतलब लाल मूत्र या मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन, मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अबॉर्शन, प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अबॉर्शन के अलावा पीलिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जॉन्डिस। इसके अलावा मेस्टाइटिस, ये आगे अपन डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। यह हो सकता है नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, क्या कहलाता है, नेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्राइटिस। ये इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के अगर निक नेम के बारे में अपन बात करें, उपनाम कौन कौन से हैं,
और कौन कौन से कई उपनाम है इसके, और जो आपको याद रखने हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक तो है रेड वाटर ऑफ काउ, रेड वाटर ऑफ काउस। पहला नाम तो क्या हो गया, रेड वाटर ऑफ काउस। रेड वाटर एक दूसरा डिजीज है पैरासाइट डिजीज बबेसियोसिस, पैरासाइट डिजीज आता है बबेसियोसिस, उसको भी रेड वाटर फीवर के नाम से उसको जाना जाता है। उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, रेड वाटर फीवर। बबेसियोसिस को रेड वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो बबेसियोसिस से मैच खाते हैं, क्योंकि जो बबेसियोसिस डिजीज है वो पैरासाइट जो है, पैरासाइट आरबीसी को नष्ट करता है, सही है, इसलिए उसका नाम पड़ा रेड वाटर। रेड वाटर मतलब दोनों के अंदर आरबीसी नष्ट हो रही है, इसके अंदर भी आरबीसी नष्ट हो रही है, उसके अंदर भी आरबीसी नष्ट हो रही है, तो उसी आधार पर रेड वाटर फीवर या रेड वाटर काउज इनको नाम दिया गया है। रेड वाटर फीवर किसे कहा जाता है, बबेसियोसिस को, और रेड वाटर काउज किसको कहा जाता है, लेप्टोस्पायरोसिस को। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन, एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन इसको कहा जाता है। इसके अलावा वेल्स डिजीज, इसके अलावा वेल्स डिजीज, मड फीवर, इसके अलावा मड फीवर इसको नाम दिया गया है। मड फीवर के अलावा इन्फेक्शियस जॉन्डिस, इन्फेक्शियस जॉन्डिस इसको कहा जा सकता है। इसको लेप्टोस्पाइरल मैस्टाइटिस, लेप्टोस्पाइरल मैस्टाइटिस, कैनाइन टाइफस, कैनाइन टाइफस, ये इसके नाम है, उपनाम। लेप्टोस्पायरोसिस के उपनाम, जिसमें रेड वाटर ऑफ काउस, रेड वाटर का मतलब होता है कि जो काउस के अंदर ये ज्यादा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है, उनके अंदर बोला जाता है कि इसमें खून का पानी कर देता है। खून का पानी मतलब रेड वाटर, तो खून का पानी मतलब आरबीसी को नष्ट करेगा, आरबीसी मूत्र के साथ बाहर आएगी, या हीमोग्लोबिन जो है मूत्र के साथ बाहर आएगा, तो मूत्र जो है उसका लाल कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसको बोला जाता है रेड वाटर ऑफ काउस। दूसरा एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन, अबॉर्शन करवाता है प्रेग्नेंट एनिमल्स में, इसलिए इसको बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन। वेलिस डिजीज, वेलिस डिजीज का मतलब होता है कि एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा। मड फीवर इसको कहा जाता है, इसको इन्फेक्शियस जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें से क्या होता है, पीलिया भी हो सकता है। जो हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी को ही नष्ट करेगा तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, और हीमोग्लोबिन जो है वो जॉन्डिस का कारण बन सकता है। लेप्टोस्पाइरल मैस्टाइटिस, ये शरीर के अंदर मैस्टाइटिस कर सकता है। और कैनाइन टाइफस, कैनाइन के अंदर टाइफस जैसी बीमारी होती है, टाइफाइड जो हो गया वो इसकी वजह से भी हो सकता है कैनाइन्स के अंदर, तो इसलिए इसको कैनाइन टाइफस भी कहा जाता है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो है, एक तो रेड वाटर डिजीज, वेलिस डिजीज और मड फीवर। लेप्टोस्पाइरल मैस्टाइटिस आप समझ जाओगे, कैनाइन टाइफस भी, ये भी आपको याद रखना है। ये 3-4 जो डिजीज हैं, नाम है जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इसके इस नाम से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस न देके रेड वाटर ऑफ काउस दे सकता है, वेलिस डिजीज दे सकता है, या मड फीवर दे सकता है। ये नाम ज़्यादा आते हैं, वेलिस डिजीज या मड फीवर, ये नाम जो है ये ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। लेप्टोस्पायरोसिस की बजाय ये नाम दे के भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया, इसके उपनाम की बात होगी। उपनाम के बाद में आता है रोग कारक। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इटियोलॉजी किस किस बैक्टीरिया द्वारा ये होता है। जो रोग है लेप्टोस्पायरोसिस, किसके द्वारा होता है, लेप्टोस्पायरो एंटेरोजेंस,
लेप्टोस्पाइरा इंटेलिजेंस। लेप्टोस्पाइरा इंटेलिजेंस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज होता है। ये रोग कारक का नाम आपको ध्यान रखना है। अब रोग कारक के बारे में अपन जानते हैं। रोग कारक जो है सर्पिलाकार आकृति का होता है। सर्पिलाकार इसकी आकृति हो सकती है, सिरों से मुड़ा हुआ, सिरों से मुड़ा हुआ। इसके अलावा नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है फ्लैजिला इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला जो है एब्सेंट होते हैं। दूसरा मोटाइल, मोटाइल मतलब गतिशील। इसके बारे में आपको याद रखना है, जितने भी अपन ने बैक्टीरिया डिजीज जो पढ़े हैं उनके अंदर सिर्फ ये एक ऐसा बैक्टीरिया आया है जो सिर्फ गतिशील है। ध्यान रखना है इसका, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आया है। अभी तक जितने बैक्टीरिया अपन ने पढ़े हैं, जितने डिजीज पढ़े हैं, उसमें सब में लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो एक गतिशील बैक्टीरिया है। बाकी सभी कैसे थे? अगतिशील थे, गति नहीं कर सकते थे, लेकिन ये गति कर सकता है। लेकिन इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि अगर गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फ्लैजिला भी होंगे। तो गति तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित नहीं है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अभिरंजन है जिनके द्वारा इसको अभिरंजित किया जा सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं सिल्वर स्टेन, सिल्वर स्टेन ऑफ फोंटाना, फोंटाना ये एक प्रकार की डाई है जिससे इसको रंजित किया जा सकता है। इसके अलावा जिम्सा स्टेन, जिम्साइस्टिन ये डाई है जिससे इस रोग कारक को लेप्टोस्पाइरा इंटेलिजेंस को क्या किया जा सकता है? इसको रंजित किया जा सकता है। तो ये हो गया रोग कारक के बारे में। लेप्टोस्पाइरा इंटेलिजेंस हो गया, सर्पिलाकार होता है, सिरों से मुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब फ्लैजिला इसके ऊपर नहीं पाए जाते। मोटाइल होता है, गतिशील होता है, फ्लैजिला नहीं होता है, फिर भी इसके अलावा ये गतिशील हो सकता है। आप इससे कंफ्यूज ना हो कि अगर गतिशील है, गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लैजिला भी होंगे, लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं होते फिर भी ये गति करता है। ये हो गए रोग कारक। अगला है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है? रोग का फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव की बात करें तो ये लगभग सभी प्रकार के या सभी उम्र के पशुओं में हो सकता है। सभी उम्र या सभी प्रकार के पशुओं में ये हो सकता है। पशुओं के अलावा ये मानव में भी हो सकता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है जूनोटिक डिजीज। क्या नाम दिया जाता है? जूनोटिक डिजीज। अब ये किन किन चीजों से फैल सकता है उसके बारे में ध्यान रखना है। ये संक्रमित प्राणी के मूत्र से, संक्रमित प्राणी के मूत्र से ये फैल सकता है। संक्रमित प्राणी के मूत्र से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ये शरीर में जाएगा और शरीर में एक विष, एक जहर उत्पन्न करेगा, जो क्या करता है शरीर के अंदर जाके हीमोलाइसिस करता है, मतलब आरबीसी को तोड़ने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये आरबीसी में उपस्थित होगा और आरबीसी को तोड़ने का काम करता है, और जो हीमोग्लोबिन जो निकलता है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर आता है। तो ये जो संक्रमण है ये मूत्र के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि मूत्र के अंदर बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। तो संक्रमित प्राणी के मूत्र से हो सकता है। इसके अलावा गर्भाशय स्त्रावों से,
गर्भाशय स्त्रावों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है हिमेचूरिया उत्पन्न कर सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया, मतलब शरीर के अंदर मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन बाहर आना। इसके अलावा मैंने दूसरा इसका लक्षण बताया था कि गर्भपात भी उत्पन्न कर सकता है, अबॉर्शन भी, प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर अबॉर्शन भी उत्पन्न कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अबॉर्शन उत्पन्न करेगा तो ये प्लेसेंटा जो है उसके अंदर भी उपस्थित हो सकता है, या जो मरा हुआ भ्रूण है, भ्रूण है, अबॉर्ट एम्ब्रियो है, उसके अंदर भी ये उपस्थित हो सकता है। तो गर्भाशय जो स्त्राव होते हैं, गर्भाशय से निकलने वाले अलग अलग स्त्राव, उनसे भी ये स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकता है। गर्भाशय स्त्रावों से भ्रूण द्वारा व प्लेसेंटा द्वारा ये कारण हो गए। इसके अलावा ये त्वचा के द्वारा भी संक्रमित कर सकता है, त्वचा में घावों के द्वारा, त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली में घावों के द्वारा, त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली में घावों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। सही है। तो ये सारे कारण कौन से हो गए, इसके फैलाव के कारण हो गए, इसके एपिडेमियोलॉजी होगी कि ये एक संक्रमित पशु से ये दूसरे स्वस्थ पशु में किस प्रकार फैलता है। तो इसके लगभग ये सभी उम्र के जीवों में हो सकता है, सभी प्रकार के पशुओं में भी हो सकता है। सही है। संक्रमित प्राणी के मूत्र से ये फैल सकता है, क्योंकि मूत्र का मैंने बताया हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, मूत्र के साथ रक्त बाहर आता है, तो उस रक्त के साथ जीवाणु भी शरीर से, मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ सकता है। दूसरा, गर्भाशय के स्त्रावों से, गर्भाशय में जाएगा, अबॉर्शन करेगा, मेस्टाइटिस उत्पन्न करेगा। तो जाहिर सी बात है, गर्भाशय के जो स्त्राव आते हैं, जो भी स्त्राव गर्भाशय के द्वारा बाहर शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उनसे भी ये स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकता है। भ्रूण द्वारा, क्योंकि अबॉर्ट इसने करवाया है, तो भ्रूण में भी ये उपस्थित हो सकता है, प्लेसेंटा में भी उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा त्वचा अगर वातावरण में उपस्थित है, किसी मिट्टी में या किसी सतह के ऊपर अगर ये उपस्थित है, तो ये त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के जो घाव हैं, घावों के द्वारा भी शरीर के अंदर जा सकता है। तो ये सारे कारण कौन से हो गए, इसके एपिडेमियोलॉजी, फैलाव के कारण हो गए। दूसरा अपन बात करते हैं रोगजनकता। पैथोजेनेसिस, रोगजनकता, पैथोजेनेसिस। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है। रोगजनकता में क्या क्या किया जाता है, इसमें शरीर से प्रवेश करने के पश्चात ये कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, उसके बारे में यहाँ देखा जाता है। रोगजनकता में वो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर में अगर शरीर में ये पहुँचता है, तो मैं अगर बात करता हूँ त्वचा के द्वारा, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, या किसी और वजह से शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है। शरीर में ये प्रवेश कर गया। अब शरीर में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद ये जाएगा रक्त के अंदर। किसमें जाएगा, रक्त में जाएगा, और वहां पे रक्त में अपनी संख्या बढ़ाएगा। क्या करेगा, रक्त में जाएगा और रक्त में क्या होगा, संख्या बढ़ाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपने फ्रेगमेंटेशन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, बहुत सारी संख्या, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा संख्या बढ़ाएगा, और क्या पैदा करेगा, सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का मतलब होता है कि रक्त के अंदर जो रोग कारक है, सही है, रक्त के अंदर रोग कारक की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, सेप्टिसेमिया। तो धीरे धीरे ये सेप्टिसेमिया कंडीशन उत्पन्न करता है। ये सेप्टिसेमिया जो कंडीशन इसने उत्पन्न करी है, इस सेप्टिसेमिया के उत्पन्न करने के बाद ये क्या करता है, एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। रक्त में विषैला पदार्थ, विषैला रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसको क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिन। इसको क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिन। क्या कहा जाता है उसको, हीमोलाइसिन कहा जाता है। अब देखो, लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना। इसके नाम से ही इसका काम है। इसका काम क्या है, वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखो, हीमोलाइसिन का मतलब होता है, लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना, हीमो का मतलब होता है रक्त में आरबीसी को,
सही है। आरबीसी को तोड़ने वाला विषैला पदार्थ ये क्या कहलाता है? हीमोलाइसिन। तो ये हीमोलाइसिन उत्पन्न करेगा। ये हीमोलाइसिन क्या करेगा? आरबीसी को तोड़ेगा। शरीर में उपस्थित, रक्त में उपस्थित आरबीसी को तोड़ेगा, आरबीसी को नष्ट करेगा, आरबीसी को नष्ट करेगा। अब ये जैसे ही आरबीसी को नष्ट करता है तो इसमें कौन सा एनीमिया उत्पन्न हो जाता है? सही, आरबीसी धीरे धीरे नष्ट हो रही है तो कौन सा एनीमिया उत्पन्न होगा? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइसिस के द्वारा आरबीसी को नष्ट किया जाता है और कौन सा एनीमिया उत्पन्न किया जाता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की कमी, और अगर ये आरबीसी के टूटने से आरबीसी की कमी हो रही है तो ऐसे एनीमिया को क्या कहा जाता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, इससे क्या हो गया? हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आरबीसी नष्ट होगी तो हीमोग्लोबिन शरीर से बाहर निकलेगा। हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आरबीसी से अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन जो है ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये कंडीशन हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिल सकती है। अगर ये मान लो ज्यादा मात्रा में आरबीसी नष्ट हो रही है, सही है, ज्यादा मात्रा में आरबीसी नष्ट हो रही है तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है मुक्त हुआ, आरबीसी से अलग हुआ हीमोग्लोबिन लीवर में जाएगा और लीवर में जाने के बाद ही इसके अलावा मूत्र में न जाके अगर ज्यादा मात्रा में है तो कुछ मात्रा में तो मूत्र के साथ निकल जाएगा, और अगर ज्यादा मात्रा में है तो कुछ मात्रा में ये कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद इसको किस में बदल दिया जाएगा? बाइल पिगमेंट में। जो बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स के अंदर इसको बदल दिया जाता है, और ये बाइल पिगमेंट्स जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किसका काम करते हैं? ये शरीर के अंदर पीलिया उत्पन्न करने का काम करते हैं, जॉन्डिस उत्पन्न करने का काम करते हैं। सही है। तो ये इसकी रोगजनकता। दोबारा देखो, त्वचा या श्लेष्मा के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, त्वचा या श्लेष्मा के द्वारा ये क्या करते हैं? शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। सही है। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? रक्त में जाते हैं। रक्त में जाने के बाद ये क्या करते हैं? सेप्टिसीमिया उत्पन्न करते हैं। रक्त में जाने के बाद क्या करते हैं? सेप्टिसीमिया उत्पन्न करते हैं। सेप्टिसीमिया मतलब होता है कि रक्त में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाना, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो जीवाणु होते हैं रक्त में जाके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सेप्टिसेमिया या बैक्टीरियमिया भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है? शरीर के अंदर विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। कौन सा विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है? हीमोलाइसिन। कौन सा पदार्थ? हीमोलाइसिन उत्पन्न करता है। जो हीमोलाइसिन है वो आरबीसी को नष्ट करने का काम करेगा। नाम से ही पता है, लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना, हीमो का मतलब होता है या आरबीसी या हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को नष्ट करने का या आरबीसी को नष्ट करने का काम करेगा। अब जैसे ही आरबीसी नष्ट होती है तो शरीर में आरबीसी की कमी होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एनीमिया। और आरबीसी के टूटने से आरबीसी की कमी हुई है तो इस वजह से इसको कहा जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी से अलग हो गया, क्योंकि आरबीसी तो टूट चुकी है, आरबीसी से अलग हो गया। अब आरबीसी अलग हो गई तो या तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल सकता है या लीवर में जाके बाइल पिगमेंट में बदल सकता है। अगर मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है तो इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिनूरिया, और अगर बाइल पिगमेंट के थ्रू अगर शरीर में जाके जमा होता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पीलिया। तो ये होगी रोगजनकता की बात होगी। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके लक्षण।